और इतिहास के डार्क फेज की इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने की संभावना लगातार बढ़ रही है और इसको सुलभ तरीके से समझाना या अच्छे तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। और अगर इसको नहीं समझ पाते हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है और वो कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं आपके किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 या 3 नंबर तक कम कर देता है, जिससे कंपटीशन में समस्याएं बनती हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक आपका ऐसा क्लियर हो जाए, बिल्कुल पानी की तरह। जैसे पानी होता है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा, शीशा होता है साफ़ सुथरा, बिल्कुल शीशे की तरह, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और इस टॉपिक का नाम है हमारा आज उत्तरकालीन मुग़ल शासक। उत्तरकालीन मुग़ल शासक क्यों कहते हैं इनको, या लेटर मुग़ल क्यों कहते हैं? 1707 में अंतिम शासक, अंतिम मुख्य शासक कह सकते हैं, औरंगज़ेब मुग़ल बादशाह, जिसकी मृत्यु हुई थी। और जैसे कि चलन चला आ रहा था अकबर के काल से कि मुग़लों में हमेशा उत्तराधिकार को लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई बनी रहती थी और उनके पुत्रों के द्वारा कहीं ना कहीं औरंगज़ेब के पुत्रों जैसे ही या और इससे पहले शाहजहाँ के समय में विद्रोह लगातार होते रहे थे। इस कारण से यहाँ भी औरंगज़ेब के बाद विद्रोह हुए। अगर हम औरंगज़ेब के बाद की बात करें तो औरंगज़ेब के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 में पहले पुत्र का नाम था मोहम्मद सुल्तान, दूसरे पुत्र का नाम अकबर, तीसरे पुत्र का नाम आजम, चौथे पुत्र का नाम मुअज्जम और 5वें पुत्र का नाम था कामबख्श। असल में औरंगज़ेब के समय तक मुग़ल शासन या मुग़ल का सूबे काफ़ी बढ़ गए थे। लगभग 21 सूबे मुग़ल प्रांत बन चुके थे और जो 21 सूबे थे, और सबसे बीजापुर, हैदराबाद, गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा, जैसे कि बीजापुर 1686 में जीता था औरंगज़ेब ने, ठीक है, और गोलकुंडा 1687 में जीता था। तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कंधार से लेकर गोलकुंडा तक मुग़लों का शासन था और पहले सी परंपरा चली आ रही थी, पुत्रों को वहाँ के सूबेदार बनाने की परंपरा चली आ रही थी। ख़ास तौर पर वो प्रांत जो मुग़लों से दूर थे या मुग़ल के दिल्ली से दूर थे, दिल्ली मतलब मुग़ल राज दरबार से दूर थे, ये चीज़ चली आ रही थी। और इसी के चीज़ के चलते हुए औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। औरंगज़ेब की मृत्यु महाराष्ट्र में होती है, अहमदनगर में। अहमदनगर में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ही तुरंत ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ जाता है। ये सबको पता है कि औरंगज़ेब दक्षिण भारत क्यों गया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पुत्र की बात करते हैं, मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान औरंगज़ेब का पुत्र था और मोहम्मद सुल्तान 1676 में मारा गया था। तो एक पुत्र तो नहीं, अब बचे 4 पुत्र। 4 पुत्र में से जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था अकबर, शहजादा अकबर। ये औरंगज़ेब का प्रथम विद्रोही पुत्र था जिसने पिता के जीवित रहते हुए विद्रोह किया था, अर्थात औरंगज़ेब के जीवित रहते हुए इसने विद्रोह किया था। और विद्रोह करने के बाद ये भागकर दक्षिण भारत चला गया और इस समय मराठा राजा या मराठा सरदार कहेंगे संभाजी थे और संभाजी ने औरंगज़ेब के इस विद्रोही पुत्र को संरक्षण दे दिया, जिससे संभाजी और औरंगज़ेब बिल्कुल आमने सामने आ गए। संभाजी के बारे में सभी जानते हैं, संभाजी शिवाजी के पुत्र थे और शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ही मराठा छत्रपति कह सकते हैं या मराठा सरदार थे। इन्होंने औरंगज़ेब को संरक्षण दिया, औरंगज़ेब को नहीं, अब शहजादा अकबर को संरक्षण दिया। 1689 में औरंगज़ेब ने संभाजी पर आक्रमण किया, अर्थात दक्षिण भारत गया और संभाजी पर आक्रमण किया और संभाजी की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। राजधानी कौन सी थी? रायगढ़। और रायगढ़ वही है जहाँ शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था 1674 में, ठीक है। अकबर डर गया और डर के वहाँ से भाग गया और ईरान में 1706 में अकबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। अकबर की मृत्यु हो गई तो अकबर भी और मोहम्मद सुल्तान का
चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ से मराठा और मुगलों के बीच में एक संघर्ष को नया जन्म हुआ। जैसे कि संभाजी को मृत्यु हुई तो संभाजी को उनके मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ लिया गया था संगमेश्वर नामक जगह पर, और जहाँ पर औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। और संभाजी का जो पुत्र थे शाहू जी को रायगढ़ की राजधानी में कैद कर दिया गया था। कुल मिला के रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया था और शाहू जो अगले उत्तराधिकारी थे उनको कैद कर लिया गया था। ठीक है, इसी की वजह से औरंगजेब दक्षिण भारत गया था। और जिस तरीके से कहते हैं ना, स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया था, इस प्रकार दक्षिण भारत के नासूर या दक्षिण भारत के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया था। कहने का कारण ये है क्योंकि औरंगजेब इसके बाद मुगल दरबार दिल्ली की तरफ जा नहीं पाया या उत्तर भारत जा नहीं पाया, और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई अहमदनगर में। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई अहमदनगर में, वैसे ही उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम मुअज्जम था, उसके बाद आता आजम, और आजम के बाद आता काम बख्श। ये तीनों थे। ये तीनों अलग अलग जगह के सूबेदार थे। मुअज्जम काबुल का सूबेदार था, काम बख्श बीजापुर का सूबेदार था, और आजम गुजरात का सूबेदार था। मैंने बताया था कि जो बाहर क्या कहते हैं, दरबार से दूर के प्रांत थे, तो दरबार से बाहर के सूबे थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं इन मुगल शहजादों को जो है क्या कहते हैं, उनके सूबेदार बनाया जाता था। आजम को ज़्यादा जल्दी थी बादशाह बनने की, और आजम ने सबसे पहले पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद आजम सीधे जो है क्या कहते हैं, आजम जो है गुजरात से सीधे अहमदनगर पहुंचा, और पिताजी की हालत देखने के बाद तुरंत दिल्ली गया, और दिल्ली जाकर उसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। ये पहली घटना थी। अब जाहिर सी बात है, इस घटना का परिणाम कहीं ना कहीं दूसरे बेटों के साथ आता, और दूसरा बेटा था मुअज्जम सबसे बड़ा बेटा था। एक युद्ध है आगरा के निकट हुआ, जब मुअज्जम ने जो है क्या कहते हैं आजम की तरफ चला, तो आजम की तरफ जाकर बीच में आगरा के निकट एक जगह का नाम है जजाऊ का युद्ध, या जजाऊ का युद्ध, जो हुआ 1707 में। 1707 में मुअज्जम ने आजम को हराया। इसका मतलब बड़े बेटे ने हराया, और उस आजम को हराते ही मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, हालांकि शाह आलम उपाधि औरंगजेब ने पहले ही मुअज्जम को दे रखी थी। ठीक है, इसके बाद भी वो दूसरी उपाधि के साथ बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक, अब एक बेटा और बचा था जिसका नाम था काम बख्श को मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह प्रथम ने 1709 में हैदराबाद के निकट हराया। समझ में आ रही बात है? हैदराबाद के निकट हराया, और अब दोनों भाइयों के जाने के बाद बहादुर शाह प्रथम अपनी गद्दी पर बैठते हैं, और पहले औरंगजेब के बाद लेटर मुगल या उत्तरकालीन मुगल के पहले शासक बनते हैं। खफी खां एक था जिसने एक किताब लिखी है मुंतखब उल लुबाब। खफी खां इसको शाह बेखबर कहता है, क्योंकि 63 साल की उम्र में इसको गद्दी मिली थी। अब सब लोग जानते हैं ना, 63 साल की उम्र में लड़ाई के लिए उतना जोश रहता है ना, इतनी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, क्योंकि उम्र ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत सारी चीज़ों को जो औरंगजेब की नीतियों में थी, उन औरंगजेब की नीतियों में काफ़ी परिवर्तन इन्होंने लाना शुरू किया, या उनके हालात ऐसे थे या समस्याएं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक उम्र इस बात की वो है कि उनकी नीतियों में परिवर्तन आया। जैसे कि अगर हम नीतियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले करते हैं हम मराठे के बारे में बात, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि संभाजी महाराज को की हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा कवि कलश के साथ संगमेश्वर नामक स्थान पर। मराठों से क्या संबंध रहे? मराठाओं के बीच में कहीं ना कहीं आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। ये बात बहादुर शाह प्रथम को पता थी कि अगर मैं शाहू को मुक्त कर देता हूँ तो शाहू को मुक्त करते ही मराठे आपस में लड़ने लगेंगे, तो मराठों वाला जो एक दक्षिण भारत में ताकतवर शक्ति थी, वो ताकतवर शक्ति आपस में एक दूसरे से लड़ने लगेगी और मैं दक्षिण भारत की तरफ से निश्चिंत हो जाऊंगा। ठीक है,
मराठों में उन्होंने यही करा, शाहू को रायगढ़ से मुक्त कर दिया, लेकिन शाहू को राजा नहीं माना, छत्रपति नहीं माना, लेकिन शाहू को मुक्त किया और मराठों को सरदेशमुख उनका एक टैक्स है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब हम मराठी पढ़ेंगे। तो सरदेशमुख वसूलने का अधिकार दिया गया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया। तो 2 कर हैं मराठों द्वारा जो वसूले जाते थे, बहुत ही मुख्य कर हैं, जिनका नाम है चौथ और सरदेशमुख। बात करते हैं, चौथ 1/4 लिया जाता था और सरदेशमुख 1/10 लिया जाता था, 1/10 और 1/4 लिया जाता था। लेकिन अभी इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहली बार मराठों को मुगल प्रांतों से सरदेशमुख वसूलने का अधिकार दिया किसने? बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक, और शाहू को मुक्त कर दिया, जिससे मराठों के अंदर संघर्ष चालू हो गया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। राजपूत के 2 राजा बड़े फेमस थे, एक तो मारवाड़ के राजा जिनका नाम था अजीत सिंह, और दूसरे राजा थे जयसिंह सेकंड आमेर के। इन दोनों को अपने राज्य दे दिए, जो मुगलों ने कभी राज्य इनके ले लिए थे वो इनको राज्य वापस कर दिए। तो इसका मतलब मराठों से भी और राजपूतों से भी जो औरंगजेब की कट्टरवादी की नीतियां थीं, उन नीतियों को इन्होंने परिवर्तित कर दिया। ठीक, इसके बाद आते हैं सिखों से इनके बहुत अच्छे संबंध थे। गुरु गोविंद सिंह ने इनका सहयोग किया था बहादुर शाह प्रथम का बादशाह बनाने में, इसीलिए सिखों से बहुत ही अच्छे संबंध थे, विशेष तौर पे गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह को मनसब और खिल्लत दोनों दिए थे, सम्मान भी दिया था। और लेकिन होता क्या है कि सिख गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान ने चाकू मार कर हत्या कर दी। इसके बाद गुरुओं की परंपरा खत्म हो गई, सबको पता है सिखों में। और उसके बाद उनके एक बंदा है जिनका नाम है बंदा बहादुर जी। बंदा बहादुर आए, लेकिन बंदा बहादुर के प्रति बहादुर शाह प्रथम ने कठोरता का व्यवहार किया। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सिखों के प्रति बहादुर शाह प्रथम की जो नीति थी वो पुरस्कार और दंड की नीति थी। पुरस्कार और दंड की नीति थी। इस समय औरंगजेब के समय में एक और विद्रोही थे जिनका नाम था जाट राज्य, जो भरतपुर के आसपास था। और यहाँ पर के राजा थे चूड़ामन। इस समय चूड़ामन से इन्होंने मेल मिलाप की नीति रखी। आज जितने भी इससे पहले हम बात कर रहे थे, सिखों का विद्रोह, सतनामी विद्रोह, वो सारे विद्रोह औरंगजेब के समय में जो हुए थे वो सब के सब धार्मिक विद्रोह थे। लेकिन एक जाट विद्रोह था जो आर्थिक विद्रोह था, जो जमीन से संबंधित है या ज़्यादा राजस्व या ज़्यादा लगान वसूलने के कारण ही औरंगजेब के खिलाफ किया था। किसने? जाटों ने। ठीक, और जाटों को जागीर का अधिक आवंटन किया गया और जो है क्या कहते हैं मेल मिलाप की नीति अपनाई। दूसरी बात करें प्रशासन में बहादुर शाह ने खूब जागीर बांटी, पदोन्नति दी, अच्छे मनसब दिए और धीरे धीरे अपनी स्थिति को व्यवहार में लाने की कोशिश करी और मुगलों की एक प्रतिष्ठा को बनाने की कोशिश करी। ठीक है, इस समय बुंदेला राजा थे जिनका नाम था छत्रसाल से भी दोस्ती या मित्रता पूर्वक इन्होंने व्यवहार किया था। एक अंग्रेज इतिहासकार हैं जिनका नाम है सिडनी ओवन। उन्होंने कहा था कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल शासक थे, या अंतिम मुगल ऐसे बादशाह थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये हमने बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात करी। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से 1712 के बीच में रहा। सिर्फ मात्र 5 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन कुल मिलाकर कार्यकाल अच्छा बीता। ज़्यादा मुगलों के लिए समस्याएं नहीं हुई। अगली क्लास में हम बात करेंगे जहांदार शाह की या उत्तरकालीन मुगल के दूसरे शासक की। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।